Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 1, matter. So students, what do you mean by matter? Anything around us like water, air, table, chair, etc. all are matter. जो भी आपके आसपास आपकी सराउंडिंग में आप देख रहे हैं, है ना, जिसको फील कर पा रहे हैं, वो सब क्या है? मैटर है. अब एयर को हम देख तो नहीं पाते हैं, फील कर पाते हैं, तो एयर भी क्या है? मैटर है. जो मैटर्स होते हैं वो किससे बनते हैं? एटम से. तो कंप्लीट डेफिनेशन आप कैसे बोलेंगे मैटर की? एनीथिंग अराउंड अस लाइक एयर, वाटर, टेबल एट्सेट्रा इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. टिनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स. चलो, सो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स. तो बेटा जो भी मैटर होता है वो किससे मिलके बनता है? एटम से. जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? एलिमेंट्स. एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट्स. एटम एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? एलिमेंट. आयरन एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है, ठीक है. जब ये एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड. वाटर कैसे लिखते हैं? वाटर को H2O लिखते हैं ना. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली तो क्या बना? पानी. तो बेटा पहले तो एटम ने अब कंबाइन किया तो क्या बना? एटम से क्या बना? एलिमेंट. जब एलिमेंट्स कंबाइन किए तो क्या बना? मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड. ठीक है. चलो बेटा, अगर आपको किसी मैटर के रिगार्ड्स में बहुत ज़्यादा स्टडी करनी हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई वो बना किससे है ना. जब आपको किसी मैटर को डिटेल में स्टडी करना है तो आपको उसकी कंपोजिशन को जानना ज़रूरी है. जब आप पानी के रिगार्ड्स में कोई स्टडी करोगे तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई पानी दो गैसेस से मिलके बना है. एक इसमें हाइड्रोजन है, एक इसमें ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन इतनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन इतनी होनी चाहिए. तो जब आप समझ जाते हैं किसी भी मैटर के कंपोजिशन को तो ये आपको हेल्प करता है स्टडी में. किसकी स्टडी में? कि भाई ये पर्टिकुलर मैटर जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इसका बिहेवियर क्या होगा डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स में. सीधी सी भाषा में समझो, इफ़ वी नो व्हाट समथिंग इज़ मेड ऑफ वी कैन अंडरस्टैंड इट्स बिहेवियर. जब हमें पता हो कि भाई कौन सी चीज़ किससे बनी है तो हम उसके बिहेवियर को ईजिली समझ सकते हैं. आपने अपनी प्रीवियस क्लास में मैटर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है ना कि भाई सॉलिड की ये प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की ये होती है, गैस की ये होती हैं. तो क्या आप लोग ये एक्सप्लेन कर पाओगे कि वाई स्टेट्स ऑफ मैटर आर सो डिफरेंट? क्यों लिक्विड सॉलिड से इतना डिफरेंट है? क्यों सॉलिड गैसेस से इतना डिफरेंट है? ये एक दूसरे से इतनी अलग क्या है? क्या ये आप एक्सप्लेन कर पाओगे? और कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है स्टेट ऑफ मैटर को? लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैसेस, गैसेस से अगेन और कुछ. तो मुझे बताओ, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है क्या इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट होता है? कैसे टेम्परेचर इनको अफेक्ट करता है? साथ ही साथ क्या आप लोग ये बता पाएंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्यों इतना डिफरेंटली बिहेव करते हैं? इनकी प्रॉपर्टीज़ इतनी अलग क्यों हैं? प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता है, अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं. हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी. हम तो ये बोल रहे हैं कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई भी मैटर की स्टेट इतनी डिफरेंट क्यों है अपनी ही दूसरी स्टेट से? भाई वाटर आइस से अलग क्यों है, स्नो से अलग क्यों है? वाटर और आइस दोनों ही वाटर वेपर से अलग क्यों है? अभी तो आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे, पर जब इस चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे. इस चैप्टर में हम यही सब एक्सप्लोर करने वाले हैं. क्या इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ को एक्सप्लोर करेंगे जिससे आप ये सारे आंसर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए उनके आंसर्स दे पाएँ. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का. ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल कंसेप्ट है. केमिस्ट्री मतलब शुरू और ख़त्म और पूरी केमिस्ट्री आप पढ़ ही नहीं सकते अगर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर नहीं पता है तो. क्योंकि फंडामेंटल कंसेप्ट ही केमिस्ट्री का क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, जो आपको एक्सप्लेन करती है कि मैटर एक पर्टिकुलर
वे में बिहेव क्यों करते हैं, है ना। और ये आपको बिहेवियर एक्सप्लेन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। भाई किसी भी मैटर में जो उसके पार्टिकल्स हैं वो जो मूव कर रहे हैं उसकी स्टडी के बाद ये बता पाएंगे कि भाई कोई भी मैटर का बिहेवियर ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक थ्योरी को जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। लेट्स लर्न दिस थ्योरी टू अंडरस्टैंड माइक्रोस्कोपिक पर्सपेक्टिव ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर। भाई कोई मैटर कैसे बिहेव कर रहा है और वो क्यों कर रहा है इसका माइक्रोस्कोपिक पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा जब आप पढ़ोगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो आपको कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ने पड़ेंगे। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? सर्टेन अजम्पशंस, सर्टेन रूल्स विच साइंटिस्ट अज्यूम, जो साइंटिस्ट अज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स। ठीक है, क्या होते हैं बेटा पोस्टुलेट्स? सर्टेन अजम्पशंस होते हैं, रूल्स होते हैं किसी भी पार्टिकल्स के रिगार्ड में कि भाई ये तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही करेगा। तो अब हम मेन पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के। पहला, जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं उनमें बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो बेटा कोई भी मैटर होगा कोई भी, उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होंगे। दूसरा, ये जो पार्टिकल्स होंगे ये कंटिन्यूअस होंगे, ये रैंडम मोशन कर रहे होंगे और इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जो वो पजेस करता है जब वो मोशन में रहता है, जब वो मूव कर रहा होता है। कई बार हम ऐसे भी कह देते हैं बहुत सिंपल भाषा में कि मूविंग एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है उस टाइम में उसमें जो एनर्जी होती है उसे ही हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअस हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं और उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है। थर्ड पोस्टुलेट है, अगर हीट एनर्जी दी जाए किसी भी मैटर को तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो फास्टर मूव करने लग जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये हम मान के चल रहे हैं कि हर पार्टिकल में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। कोई रैंडम मोशन उनके अंदर हो रहा है पर ये रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। कब? जब हम उससे हीट प्रोवाइड करेंगे, उस मैटर को हीट प्रोवाइड करेंगे। अगर डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच का बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान से समझना बेटा, जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। इन्वर्स रिलेशन है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। बेटा जब मैटर के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं तो उनका अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या हो जाता है? एक दूसरे के टुवर्ड्स कम हो जाता है। जो पुल पावर है वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम हो जाती है। तो कोई भी पार्टिकल एक दूसरे को पुल कर पाएगा जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा ना। अगर डिस्टेंस आ गया तो अट्रैक्शन तो कम होगा ही होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझ लो, वैसे बहुत वैलिड तो नहीं है पर भी, जैसे यहाँ पर नेल रखी है, यहाँ पर मैग्नेट रखा तो अट्रैक्शन काम करेगा। यहाँ नेल रखी हुई है, यहाँ मैग्नेट रखा हुआ है, क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को आप क्लासीफाई कर सकते हो उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, उनके अपीयरेंस के बेसिस पे, उनके कंपोजिशन के बेसिस पे। फिजिकल स्टेट क्या है, किस तरीके के वो दिख रहे हैं, उनके अंदर क्या है, किस चीज़ से वो बने हैं, इन तीन चीज़ों के रिगार्ड में आप मैटर को क्लासीफाई कर सकते हो। तो पहले हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे पढ़ेंगे। पहला, जो मैटर होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट्स में आपको मिलते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट सॉलिड्स की। जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो होते हैं पार्टिकल्स के बीच के वो बहुत कम होते हैं। ये देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट दिख रहा है क्या? कहीं पर भी आपको स्पेस दिख रही है? एकदम क्लोजली पैक्ड है ये, है ना? दिख रहे होंगे ना क्लोज। तो बेटा जो फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है,
इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम है, इतना पास पार्टिकल है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनके बीच में ज़्यादा है। तो जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, उनका फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। सो इफ़ टू सॉलिड्स आर केप्ट टुगेदर, दो सॉलिड्स को साथ में रखोगे, दे डू नॉट गेट इंटरमिक्सड, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करेंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने बॉल रखी, टेनिस बॉल, यहीं पे मैंने रबर बॉल रख दी, यहीं पे मैंने एक फुटबॉल वॉलीबॉल रख दी, तो क्या ये तीनों एक दूसरे के साथ मिक्स कर पाएंगे? नहीं करेंगे ना बेटा। पर एक बर्तन में मैंने पहले पानी रखा और फिर उसके ऊपर मिल्क रखा, तो ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इंटरमिक्स्ड हो जाएंगे ना, पर ये इंटरमिक्स्ड नहीं होंगे। तो सॉलिड इंटरमिक्स्ड नहीं होते हैं, वहीं पर लिक्विड इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं। दैट इज़ डिफ्यूजन इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड एमंग सॉलिड्स। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या सॉलिड्स में डिफ्यूजन ऑब्जर्व किया जाता है, तो बोलना बिल्कुल नहीं। ये मिक्स नहीं होते एक दूसरे में, इनमें डिफ्यूजन का कोई रोल ही नहीं है। तो सॉलिड्स को एक बार फिर से सुनो, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत कम होते हैं, पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड रिजिड होते हैं, इनका फिक्स शेप होता है। पार्टिकल्स सॉलिड के एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। तो अगर दो सॉलिड को साथ में भी रख दिया जाए ना, तो वो इंटरमिक्स नहीं होंगे, उनके ऊपर डिफ्यूजन काम नहीं करता, डिफ्यूजन नहीं चलता। हम लिक्विड्स की बात करेंगे। तो बेटा लिक्विड्स को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? सॉलिड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जब हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है लिक्विड में, वो ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। एमंग देयर पार्टिकल्स, तो बेटा जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स वीकर होता है। अभी मैंने बताया ना, जितना पास हो गए आप उतना अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, जितने दूर हो जाओगे उतना अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, कैन मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। लिक्विड कैन एक्सपांड, आप ग्लास में रखोगे तो उसका शेप अलग होगा, थाली में प्लेट में रखोगे तो उसका शेप अलग होगा, जो भी कंटेनर में आप उसको रखोगे उसका शेप आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ बेटा, ये एक ग्लास है, ये एक प्लेट है, मैंने अगर स्पून को यहाँ पर रखा तो उसका शेप वही होगा, मैंने स्पून को यहाँ रखा तो उसका शेप वही होगा। पर अगर हम मिल्क की बात करें तो जब हम प्लेट में डालेंगे तो उसका शेप अलग होगा, और ग्लास में डाल देंगे तो उसका शेप अलग हो जाएगा। मतलब ये कंटेनर के शेप को ले लेते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स लिक्विड के एक दूसरे से दूर होते हैं, तो जो लिक्विड होता है वो इंटरमिक्स हो जाता है, डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। पानी और दूध को आप साथ में रखोगे तो वो एक दूसरे से मिल जाएगा। बेटा गैसेस की बात करेंगे, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है गैसेस में। आप भले इसको सॉलिड से कंपेयर कर लो या लिक्विड से कंपेयर कर लो, दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है ना। सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी लो। देखो ज़रा कितने दूर 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 है, तो इनमें एक दूसरे में अट्रैक्शन है ही नहीं। हेंस इसीलिए जो पार्टिकल होते हैं गैसेस के, वो एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। हेंस पार्टिकल ऑफ गैसेस कैन मूव अपार्ट टू एक्सपांड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। अगरबत्ती हम जहाँ पर हम पूजा करते हैं मंदिर में जलाते हैं, पर उसकी खुशबू पूरे घर में आने लग जाती है ना। क्यों? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सिंस पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू मूव, गैसेस के पार्टिकल्स फ्रीली इधर उधर मूव कर रहे हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है ना, और बहुत इजी होती है किसमें? गैसेस में। किसकी प्रोसेस? डिफ्यूजन की। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे बेटा सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। आपके पास एक रूब्रिक क्यूब होगा ना,
उसका शेप आप उसको बिस्तर के ऊपर रखो तो भी इतना होगा, गंजी में रखो तो भी इतना ही होगा, नीचे रखो। बेटा जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स का फिक्स्ड शेप नहीं होता पर फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। यहाँ पर फिक्स शेप भी होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। यहाँ फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है पर फिक्स्ड शेप नहीं होता। गैसेस में तो ना फिक्स्ड शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब चलो बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, पर गैसेस में तो ये लूजली पैक्ड होते हैं। देखो ये क्लोजली पैक्ड है, ये लेस क्लोजली पैक्ड है और ये तो भैया लूज ही है। तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स पास पास होते हैं इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ना, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड्स के कंपैरिजन में। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है या होता ही नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स इज लीस्ट। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिल्कुल कम होता है सॉलिड्स में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है लिक्विड पार्टिकल्स में वो सॉलिड्स से ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैसेस में बहुत ही ज़्यादा होता है। सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक वुडन ब्लॉक है तो उस वुडन ब्लॉक को आप कंप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लिक्विड्स में कंप्रेसिबिलिटी होती है पर कम होती है, वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी, उसे कंप्रेस कम किया जा सकता है, ठीक है। पर गैसेस तो भाई हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, लिक्विड्स को लेस कंप्रेस किया जा सकता है, पर सॉलिड को तो कंप्रेस आप कहीं नहीं कर ही नहीं सकते। सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, सॉलिड्स रिजिड होते हैं। लिक्विड्स थोड़े से लेस रिजिड होते हैं पर गैसेस तो रिजिड होती ही नहीं है, बड़ी ही समझदार हैं, जैसा चलाओ वैसी चलती हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है सॉलिड पार्टिकल्स की वो बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी लिक्विड पार्टिकल्स की सॉलिड से ज़्यादा होती है। मूविंग एनर्जी की बात कर रहे हैं हम ना। जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैसियस पार्टिकल्स की बहुत ही ज़्यादा होती है। चलो तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में, वो भी जब आप लोग पार्ट 1 का फीडबैक दोगे कि समझ में आया कि नहीं आया। Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 1, matter. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अब मैटर और मटेरियल कैसा दिखता है उसके बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं मैटर को, मटेरियल को, वो हम देखेंगे। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस जो भी मैटर है, मटेरियल है, उसके अपीयरेंस के बेसिस पे आप उसे क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में, होमोजीनियस मटेरियल एंड हेट्रोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस मटेरियल और हेट्रोजीनियस मटेरियल। अब क्या है बेटा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, वो देखेंगे। बेटा होमोजीनियस मटेरियल मैं आपको एक्सप्लेन करूं उसके पहले ये जो वर्ड होमो होता है इसका मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। तो बेटा वो मटेरियल जिसमें आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो पार्टिकल्स का, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स का। अगर आप एक ग्लास ऑफ मिल्क लेते हैं, उसमें 2 स्पून शुगर ऐड करते हैं, उसको प्रॉपरली मिक्स कर देते हैं, तो मुझे बात बताओ क्या इस पार्ट का मिल्क ही स्वीट लगेगा कि पूरे ग्लास का मिल्क स्वीट लगेगा? वो जो ग्लास ऑफ मिल्क है जिसके अंदर शुगर हमने ऐड की है वो क्या है? आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ शुगर पार्टिकल्स एक तरीके से पूरे ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सो द मटेरियल विच हैव आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसी हों? आइडेंटिकल हों, ठीक है। पूरे होमोजीनियस मटेरियल में आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ हो, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसी को आप क्या कहोगे? होमोजीनियस मटेरियल्स। जैसे जब आप वाटर में डिटर्जेंट को ऐड कर देते हैं, एक बकेट है जिसमें आपने डिटर्जेंट और वाटर को मिक्स किया, अब क्या इस वाले पार्ट में डिटर्जेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। इस वाले पार्ट में डिटर्जेंट होगा कि नहीं होगा? होगा।
ठीक है। ऐसे ही एलॉयज, एलॉयज किसको कहते हैं, जब दो मेटल को मिलाकर हम कोई तीसरा मेटल बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एलॉय। तो फिर से ध्यान से सुनो, वो मटेरियल जिसमें पार्टिकल्स का आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर्टीज़ भी कैसी हो, आइडेंटिकल हो, पूरे मटेरियल में एक समान, उसे क्या कहते हैं, होमोजेनियस मटेरियल, जैसे डिटर्जेंट इन वाटर और एलॉय एट्सेट्रा। ठीक है। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फिर से ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, एक ग्लास में आपको मिल्क लेना है, उसमें 2 स्पून शुगर पोर कर देना है और फिर उसको बहुत तेज़ी से मिक्स कर देना है। जब आप मिक्स कर दोगे तो शुगर वाटर में मिल्क में पूरी तरह मिल जाएगी। अब जब मिल गई है तो क्या आप शुगर को आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं, पूरे ग्लास का जो मिल्क होगा उसमें शुगर का टेस्ट होगा। इसी को क्या कहेंगे, होमोजीनियस मटेरियल। ठीक है। और अगर आप यहाँ से नहीं लिख पा रहे हैं प्रॉपर तो आप क्या लिखेंगे, होमोजेनियस मटेरियल आर दोज मटेरियल विच हैज़ यूनिफॉर्म, ब्रैकेट में लिख देना, सेम अपीयरेंस थ्रू आउट, जो एक तरह दिखते हो। दूसरा आप बता देना मतलब जब आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को देख ना पाओ, ठीक है, यू कैन नॉट सी डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेटली। अब ग्लास में मैंने शुगर को जब मिक्स कर दिया है तो क्या मुझे इस ग्लास में शुगर दिखाई देगी, नहीं देगी ना, क्लियर है। अगर मैंने वाटर में डिटर्जेंट को मिला दिया है तो डिटर्जेंट अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा, क्या ऐसे होगा, क्या पॉसिबल ही नहीं है। पूरे पानी में डिटर्जेंट होगा और पानी का कलर चेंज हो चुका होगा, क्लियर है। चलो आगे, चलो अब हम हेट्रोजीनियस मटेरियल, बेटा अब हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मटेरियल को। तो क्या होता है हेट्रोजीनियस मटेरियल, यहाँ पर ये जो वर्ड हेट्रो है इसका मीनिंग ये होता है क्या, डिफरेंट। ठीक है, जैसे होमो का मीनिंग होता है सेम, हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। आप सब ने फ्रूट सैलेड टेस्ट की होगी, फ्रूट सैलेड को देखा होगा। जब फ्रूट सैलेड होता है, ठीक है, तो उसमें आपको इजीली दिख जाता है भाई ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ग्रेप्स है, आप इजीली सबको आइडेंटिफाई कर पाते हो ना। चलो हमने फ्रूट सैलेड से अब क्या किसको बना दिया, कस्टर्ड भी इसके अंदर पोर किया। ठीक है, अब ये जो फ्रूट सैलेड है ये फ्रूट कस्टर्ड बन गया। अब फ्रूट कस्टर्ड क्या जब आप खाते हो बेटा तो किसी बाइट में आपको बनाना का टेस्ट आता है ना, किसी बाइट में आपको एप्पल का टेस्ट आता है, फिर किसी में पोमेग्रेनेट का टेस्ट आता है, और वो आप जब स्पून में उठाएंगे तो आप देख भी पाएंगे अलग अलग, तो ये डिफरेंट दिखता है ना आपको। तो वही क्या कहलाएगा, हेट्रोजेनस मटेरियल। फ्रूट सैलेड क्या है, हेट्रोजेनस मटेरियल है। फ्रूट कस्टर्ड क्या है, हेट्रोजेनस मटेरियल है। अगर मैंने किसी ग्लास में, ग्लास लिया पानी का और उस ग्लास में मैंने ऊपर ऑयल पोर कर दिया तो ऑयल ऊपर ऊपर रहेगा, पानी नीचे नीचे रहेगा, तो यहाँ 2 डिफरेंट लेयर बन गई है ना, ऑयल उसमें पूरी तरह मिक्स नहीं हो पाया है। तो ये भी का एग्जाम्पल है, हेट्रोजेनस मटेरियल का एग्जाम्पल है। द मटेरियल विच डू नॉट हैव आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, इसमें आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल है क्या, जब मैंने शुगर को ऐड किया मिल्क में तो शुगर पूरी तरह मिल गई। अब हर बूंद जो है इस मिल्क की वो कैसी है, शुगरी लगेगी ना। पर यहाँ पर ऑयल ऊपर ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे नीचे रह जाएगा, आइडेंटिकल मिक्सिंग ही नहीं हो पा रही है ना। तो इसको ही क्या कहेंगे, हेट्रोजेनस मटेरियल। द मटेरियल विच डू नॉट हैव आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है, प्रॉपर्टीज़ भी कैसी हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा पार्टिकल्स का और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी। देखो कैसे मिलेंगी, एक बात बताऊँ, आजकल DIY प्रोजेक्ट बहुत चलते हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं, यहाँ तक एक ग्लास में वाटर भर देते हैं, उसमें स्पार्कल्स और दुनिया भर की चीज़ें डाल देते हैं और ऊपर थोड़ा सा ऑयल पोर कर देते हैं और एक जो भी बाती होती है, विक होती है, उसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो बेटा बाती जो विक होगी वो कब तक जलती रहेगी, जब तक ऑयल ख़त्म नहीं हो जाता। क्या वो पानी में जलेगी, नहीं जलेगी, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक ऑयल रहेगा तब तक वो जलती रहेगी, है ना। सो वो मटेरियल जिसमें ना ही तो आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उनकी होती है डिफरेंट पार्ट्स में, जब तक ऊपर वाला पार्ट चलेगा ऑयल वाला जब तक विक जलती रहेगी, जैसे ही वो नीचे वाले पार्ट में आएगा विक जलना बंद हो जाएगी, है ना। इसको ही हम कहते हैं हेट्रोजेनियस मटेरियल।
जैसे मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड आयरन। आप मिट्टी रेत और जैसे ये रेत पार्टिकल्स हैं या आयरन पार्टिकल्स, आप इनको कितना भी मिलाने की कोशिश करो ये कभी मिलेंगे नहीं। फ्रूट सैलेड इसी का एग्जाम्पल है। अब हम फिर से क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे, पर अब जो क्लासिफिकेशन होगा उसका बेसिस आधार क्या होगा, कंपोजिशन। भाई क्या क्या चीज़ उसमें है, उसके आधार पे हम मैटर मटेरियल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जब हम कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो दो कैटेगरी में हम कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस को। फिर से जब आप कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं मैटर को, प्योर और इम्प्योर के बेसिस पे। ठीक है, कुछ प्योर सब्सटेंसेस होंगे, कुछ इम्प्योर होंगे। नाउ प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो वो सब्सटेंसेस जिनमें फिक्स्ड कंपोजिशन होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। जैसे जब हम प्योर वाटर की बात करें H2O, तो बेटा आप पानी कहीं का भी ले लो, कहीं का भी ले लो, आपके घर में जो नल में पानी आ रहा होगा, आप टैप वाटर जो यूज़ कर रहे हो वो, आप रिवर से वाटर ले लो, सब में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, जैसे मैं NaCl की बात करूं जिसको आप कॉमन भाषा में सॉल्ट बोलते हो, तो इस सॉल्ट में भी सोडियम और क्लोराइड एक ही प्रपोर्शन में होंगे, फिक्स कंपोजिशन होगा इनका। ठीक है, जहाँ का भी आप सॉल्ट लेंगे उसमें सोडियम और क्लोराइड का कंपोजिशन जो होगा वो फिक्स्ड ही होगा। फिर से ध्यान से सुनो, कैसे डिफाइन करोगे आप प्योर सब्सटेंसेस को। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कंपोजिशन कैसा होता है, फिक्स्ड। चलो, प्योर सब्सटेंसेस को आप दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। पहले होते हैं एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स, बेटा अब हम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो भाई क्या होते हैं एलिमेंट्स, बेटा वो सारे मटेरियल्स जो एक ही टाइप के एटम्स से बने हों उन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसको कहोगे, वो सारे मटेरियल्स जो एक ही टाइप के एटम्स से बने हैं वो होंगे एलिमेंट्स। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कॉपर। अब अगर कॉपर बना है तो कॉपर में एक ही टाइप के एटम है ना, बहुत सारे कॉपर के एटम कंबाइन हुए तब क्या बना, कॉपर, है ना। कॉपर क्या है, एलिमेंट है। चलो, तो मेटल में मैंने किसका एग्जाम्पल दिया आपको, कॉपर का। गैसेस में बोला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। फिर से मैं बता दूं एलिमेंट्स किसको कहेंगे हम, वो मटेरियल्स जो बने होंगे एक ही टाइप के एटम्स से। चलो अब कंपाउंड्स की बात करें तो बेटा वो मटेरियल जो बने होते हैं या तो टू टाइप के या मोर देन टू टाइप के एटम्स से, या तो दो टाइप के एटम्स कंबाइन हो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम्स कंबाइन हो तो बन जाएगा कंपाउंड। पर हमेशा ध्यान रखना उनमें फिक्स्ड रेशो होना चाहिए। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, दो एलिमेंट हुए, पर वाटर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, H भी चाहिए, O भी चाहिए, H2 चाहिए, O1 चाहिए। ठीक है, तो फिर से ध्यान से सुनो, कंपाउंड वो मटेरियल होंगे जो दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलके बनेंगे, पर इनका रेशो हमेशा फिक्स रहेगा। अब दूसरा हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी उसमें ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का ही जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा अंडर फिक्स्ड कंडीशंस। ठीक है, चले आगे। भाई एक ही टाइप के एटम से बना है तो एलिमेंट, एक या दो टाइप के एटम्स से बना है तो कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या दोगे, H2O, ये भी एलिमेंट था, ये भी एलिमेंट था, मिलके क्या बना दिया, कंपाउंड। कार्बन, ऑक्सीजन क्या थे, दोनों ही एलिमेंट थे, बन के मिले तो क्या बन गया, कंपाउंड। ठीक है, अब बेटा इम्प्योर सब्सटेंसेस जिनको हम मिक्सचर्स भी कहते हैं, ये कैसे प्योर सब्सटेंसेस से अलग होते हैं, क्योंकि बेटा प्योर सब्सटेंसेस में जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, पर इम्प्योर में कंपोजिशन चेंज होता रहता है।
मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, पर यहाँ रेशो फिक्स नहीं रहेगा। वहाँ पर कंपोजिशन का जो रेशो होगा वो फिक्स होगा, प्रपोर्शन फिक्स होगा, पर यहाँ पर रेशो फिक्स नहीं है। जैसे आप यूपी से कोई सॉइल का सैंपल लें और एमपी से कोई सॉइल का सैंपल लें, तो उन सॉइल में सैंड, सिल्ट, क्ले, इनके सब्सटेंस में आपको वेरिएशन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो वो मटेरियल जो बने तो 2 और मोर सब्सटेंसेस से हैं, पर उनमें रेशो फिक्स नहीं है। जैसे H2O, भैया ये इतना ही चाहिए, ये इतना ही चाहिए, तभी पानी बनेगा। पर मिट्टी तो कैसे भी बन सकती है। हमारे एमपी में भी हम जहाँ पर खेती करते हैं उसको मिट्टी बोलते हैं, जहाँ पर यूपी में खेती होती है वो भी मिट्टी, सॉइल ही होती है, पर वहाँ की सॉइल हमारी सॉइल से अलग होती है भाई। सैंड, सिल्ट, क्ले, इनके कंपोजिशन में, इनके जो रेशोस में डिफरेंस आ जाता है। चलो, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को ही हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स। अब हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, आपको भी पता है, आपने वाटर भी देखा है, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं तो आपने आइस भी देखी होगी, है ना। तो वाटर भी देखी है, आइस भी देखा है, पानी को उबलते हुए भी देखा है ना। तो हम देखते हैं कि भाई वाटर वेपर भी होता है, वाटर की फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, आइस सॉलिड फॉर्म में भी होता है, और गैसियस वाटर वेपर की फॉर्म में भी होता है ना। तो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स को ही अब हम डिस्कस करेंगे, और इनमें इंटर कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे कि भाई पानी बर्फ कब बन जाता है, तो पानी वेपर कब बन जाता है। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। कोई भी मेटल हो वो अपनी एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते जाओगे, मैटर की स्टेट में चेंज आएगा, ठीक है। देखो, मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट। एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में मैटर चेंज होगा जब आप किसको चेंज करोगे, टेम्परेचर को। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, पानी एवापोरेट होना चालू हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, जैसे अंटार्कटिका वगैरह में है तो पानी जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगी, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर है तो पानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। पानी के 3 फॉर्म होते हैं, लिक्विड भी होता है ना, गैस भी होता है वेपर, और सॉलिड भी होता है आइस। चलो, सॉलिड टू लिक्विड एंड वाइस वर्सा। किसी भी सॉलिड को आप कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड में जब उसे आप गर्म करो। बर्फ़ की ट्रे को फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और लिक्विड को ठंडा कर दो तो वो काय में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। सॉलिड को हीट दी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट कर गया। आइस को जब आपने हीट दी तो वो काय में कन्वर्ट कर गया, वाटर में। अब यहाँ पर हीट का क्या मतलब है भाई, देखो अंदर रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीज़र का टेम्परेचर होता है वो बहुत कम, वहाँ से वो बाहर निकला तो रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो उस बर्फ़ को क्या मिल गई, थोड़ी सी हीट मिल गई, वो पानी में बदल गया। इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कन्वर्जन में यूज़ होती हैं वो है मेल्टिंग और फ्यूजन। तो ये वो प्रोसेस होती है जहाँ पर कन्वर्ट होता है सॉलिड किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। मेल्ट हो रही है, हम बोल रहे ना आइसक्रीम जल्दी ख़त्म कर लो बेटा, वो मेल्ट हो रही है, ठीक है। चॉकलेट अभी नहीं खाओ, उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दो क्योंकि अभी वो मेल्ट है। तो मेल्टिंग और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में। मेल्टिंग पॉइंट बेटा, अब हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट को। तो इट इज़ द कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर सॉलिड चेंज होने लगता है लिक्विड स्टेट में। इट इज़ द कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड चेंज होगा किस में, लिक्विड स्टेट में। इफ़ आइस एट 0 डिग्री इज़ हीटेड, बर्फ़ को आप रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालें, उसको हीट करना चालू कर दें, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी और मेल्ट होना चालू कर देगी, किसको प्रोड्यूस करने के लिए, वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए। विच हैज़ द टेम्परेचर 0 डिग्री। अभी देखो, जब आप एक कटोरे में बर्फ़ को बाहर निकाल के रखोगे बेटा,
उसको हीट देना स्टार्ट करोगे तो ये यहाँ से पिघलना तो चालू हो जाएगी, पर इसका टेम्परेचर उस टाइम में कितना ही रहेगा, 0 डिग्री ही रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या है, 0 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या है, 0 डिग्री। आई बात समझ में? चलो, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, ये क्या होता है बेटा, ये वो प्रोसेस होती है जहाँ पर लिक्विड कन्वर्ट होना चालू कर देता है किस में, सॉलिड स्टेट में। एक खुशी की और बहुत प्यारी बात ये है कि पानी, वाटर जमना, आइस बनना चालू होता है 0 डिग्री से, वहीं पर जो आइस होती है वो मेल्ट होना या वाटर बनना चालू करती है 0 डिग्री पे। ठीक है, आइस से पानी बनेगा, वो भी किससे चालू हो जाता है, 0 डिग्री से चालू हो जाता है जब आप उसको हीट देना चालू कर देंगे। वाटर से आइस अगर बनानी है तो वो भी कहाँ से चालू होगी, 0 डिग्री से। तो फिर से ध्यान से सुनो, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर आप लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड स्टेट में। तो पानी से अगर आपको बर्फ़ बनानी है तो ये किस डिग्री से चालू होगा, 0 डिग्री से। बर्फ़ को बाहर निकाल के रख दो पानी बनाने के लिए तो ये भी 0 डिग्री पे ही पॉसिबल होगा, पर यहाँ पर आपको हीट देना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको पानी को इतना कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बेटा इट इज़ द कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जहाँ पर लिक्विड चेंज होगा सॉलिड स्टेट में। मतलब अब पानी, बर्फ़ बन रहा है, इफ़ वाटर एट 0 डिग्री इज कूल्ड, अगर पानी को 0 डिग्री पे और ज़्यादा हम ठंडा करेंगे, ये हीट बाहर निकाल देगा क्योंकि आप उसको ठंडा कर रहे हो और धीरे धीरे जमने लग जाएगा जिससे आइस बन जाएगी और टेम्परेचर कितना ही रहेगा, 0 डिग्री। सो द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, वो 0 डिग्री ही होता है। लिक्विड टू गैस की अगर मैं बात करूँ या उल्टा इसका देखें हम वाइसे वर्सा, लिक्विड को आप कन्वर्ट कर सकते हो गैस में कब, जब आप उसको हीट करोगे। लिक्विड को जब हीट करना चालू करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और जब आप उसको ठंडा कर दोगे तो वापस से वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। देखो इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, आप एक कटोरे में पानी भर के गैस ऑन कर दो और उसके ऊपर एक प्लेट ढक दो। ठीक है, प्लेट ढक दी, जब वो बॉईल होने लगा उस टाइम में आपने इसको प्लेट ढक दी। ठीक है, जब आप उस प्लेट को वहाँ से हटाओगे जब गैस बंद करने के आधा घंटे बाद, तो आपको दिखेगा कि जो थाली है उसके ऊपर बूंदे बूंदे पानी की आ गई हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा, एवोपरेट हो गए पानी, ऊपर उस थाली पे जमने लगा, मतलब वहाँ पर इकट्ठा हो गया। फिर जैसे ही ठंडा हमने उसको किया तो वापस से वो जो गैस थी वो काय में कन्वर्ट हो गई, पानी में कन्वर्ट हो गई। फिर से ध्यान से सुनो, एक लिक्विड को अगर आपको गैस बनाना होता है तो कब होगा ये, जब हीट होगी, है ना। फिर गैस को जब आप कूल कर दोगे तो वापस से वो काय में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। लिक्विड को आपने हीट दी तो वो गैस बन गया, गैस को ठंडा किया तो वो लिक्विड बन गया, पानी को हीट दो स्टीम बन जाएगा, स्टीम को ठंडा कर दो वापस पानी बन जाएगी। चलो इम्पॉर्टेंट टर्म्स अब यहाँ पर हम देखेंगे, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ये वो प्रोसेस है बेटा जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैशियस स्टेट में, पानी से बन रही है वाटर वेपर, है ना। बॉइलिंग पॉइंट, ये वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड चेंज होने लगता है उसकी गैशियस स्टेट में। जब पानी को 100 डिग्री पे आप हीट करोगे, है ना, जब पानी गर्म हो रहा है उसने हीट कितनी एब्जॉर्ब कर ली है कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक आ गया है, तो वो स्टीम में चेंज होने लग जाएगा। तो 100 डिग्री क्या हो जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, इसके बाद वो फिर क्या बनने लग जाता है, गैस बनने लग जाता है। कंडेंसेशन एंड लिक्विफिकेशन, ये वो प्रोसेस है बेटा जहाँ पर गैस कन्वर्ट हो रही है किस में, लिक्विड स्टेट में। कंडेंसेशन पॉइंट ये वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिस पे गैस चेंज होने लगती है लिक्विड स्टेट में। अगर स्टीम, इफ़ द स्टीम एट 100 डिग्री कूल, उसको आपने ठंडा किया तो ये हीट पूरी बाहर निकाल देगी, कंडेंस्ड हो जाएगी, वापस से पानी बन जाएगी। टेम्परेचर कितना, बेटा
अगर स्टीम जो टेम्परेचर कितना रख रही है अपना 100 डिग्री, उसको आप ठंडा कर रहे हो, ठीक है, ठंडा करके तो अपनी सारी हीट बाहर की तरफ दे देगी और कंडेंस हो जाएगी, क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी, विच हैज़ टेम्परेचर 100 डिग्री ओनली। पानी बन गया है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री है ना। तो जैसे मैंने बोला कि 0 डिग्री पर आइस वाटर बनने लग जाता है और इसी 0 डिग्री पर वाटर आइस भी बनने लग जाता है। खेल किसका होता है, सिर्फ हीट का। तो यहाँ पर भी हीट का ही डिफरेंस है। उसी 100 डिग्री पे वो स्टीम थी, उसी 100 डिग्री पे वो पानी बन जाएगी। बस ये है कि पहले हीट थी, अब हीट बाहर चली गई है। चलो एवापोरेशन की बात करेंगे तो ये वो प्रोसेस है जिसमें बहुत स्लो कन्वर्जन होता है लिक्विड का, किसमें, गैसियस स्टेट में। ये सारे टेम्परेचर पे होता रहता है। क्लियर है। चलो अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे बॉइलिंग और एवापोरेशन में। बेटा बॉइलिंग एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ही होती है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, तो वो तभी होगी। एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होता रहता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हर टेम्परेचर में एवापोरेशन हो सकता है। ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। जब आप एक क्या बोलोगे, कटोरा बोलो या कोई भी पैन ले लो, उसमें पानी को डालो और उसको कंटिन्यू गैस पे गर्म होने दो। एक टाइम के बाद वो उबलने लग जाएगा, आपको दिखेगा कि भाई उससे गैस निकल रही है ना। पर एवापोरेशन के टाइम में ऐसा नहीं होता बेटा, ये स्लो प्रोसेस होती है। मतलब यहाँ पर आप स्टीम निकलते देख सकते हो, है ना। बॉइलिंग को आप देख सकते हो, एवापोरेशन को आप देख नहीं सकते। इट अकर्स थ्रू आउट द मास ऑफ द लिक्विड, ये पूरे लिक्विड में होता रहेगा। इट अकर्स थ्रू आउट द लेयर ऑफ द लिक्विड, ये एक लेयर में होता है, ये पूरे मास में होता है। ठीक है, जब पानी बॉईल हो रहा होता है तो पूरा मास काम कर रहा है, पर जब एवापोरेशन हो रहा है ओशियन में, जब एवापोरेशन हो रहा है तो बेटा ये जो ऊपर की लेयर है सब इसी के ऊपर से हो रहा है, नीचे सब शांति है। पर बॉइलिंग आप देखो, आप आज ही एक पैन में पानी गर्म करना चालू करो, जैसे ही वो बहुत देर 15-20 मिनट आप उसको तेज़ गैस पे बॉईल करोगे ना, बड़ आवाज़ आने लग जाएगी उसमें, और नीचे से ऊपर पूरा पानी देखना आपको मूव करता हुआ दिखेगा। कब, कहाँ पर, बॉइलिंग में। पर एवापोरेशन में ऐसा नहीं, नीचे की लेयर में सब शांति होती है, बस ऊपर का पानी एवापोरेट हो रहा होता है। नाउ सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा। बेटा कई बार ऐसे होता है कि सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट होता है और गैस को जब ठंडा कर दोगे तो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड को हीट दी, वो गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस को कूल किया तो सॉलिड बन गया। जैसे अमोनियो क्लोराइड है, सॉलिड है, इसको आप गर्म करोगे तो अमोनियम क्लोराइड का वेपर बन जाएगा, और जब ठंडा कर दोगे तो फिर वो वापस अमोनियो क्लोराइड सॉलिड बन जाएगा। मतलब लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है। बेटा आपने नेपथलीन बॉल्स देखा होगा ना, देखी होंगी नेपथलीन बॉल्स, तो आप लोगों ने देखी होगी। आयोडीन शायद देखा हो, नहीं देखा हो, पर जो नेपथलीन बॉल होती है ये तो देखी होंगी, हो सकता है आयोडीन ना देखा हो। आयोडीन ये सीधे कन्वर्ट होते हैं सॉलिड से गैस में और वाइस वर्सा, गैस से सॉलिड में। इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं जो कन्वर्जन में यूज़ होती हैं, कौन सा कन्वर्जन में, जहाँ सॉलिड से सीधे गैस बन रही है और गैस से सीधे सॉलिड बन रहा है। सब्लिमेशन ये वो प्रोसेस होती है बेटा, सब्लिमेशन ये वो प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, गैसियस स्टेट में। सबलाइम किसको बोलोगे यार, जब सब्लिमेशन हो रहा होता है तो सॉलिड चेंज होता है गैसियस स्टेट में, तो जो गैस बनती है उसे ही सबलाइम कहते हैं। सब्लिमेट किसको कहते हैं, जब सब्लिमेशन की प्रोसेस हो रही होती है, जब गैस को आप ठंडा करके उसको वापस से सॉलिड बनाते हो तो जो सॉलिड बनता है वो सब्लिमेट होता है। सॉलिड सब्लिमेट होगा, जो गैस बनेगी वो सब्लाइम होगी, और सब्लिमेशन वो प्रोसेस होगी जहाँ सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होगा गैस में। जैसे आयोडीन सॉलिड है, उसको हीट दी तो आयोडीन गैस बन गई, आयोडीन गैस को ठंडा किया तो आयोडीन सॉलिड बन गया। तो गैस सब्लाइम है और आयोडीन सब्लिमेट। चलो सॉलिड को आप मेल्ट करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, उसको फ्रीज कर दोगे तो सॉलिड बन जाएगा। लिक्विड वेपर
वेपराइजेशन होगा तो गैस बन जाएगा, गैस का कंडेंसेशन होगा तो लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड में सब्लिमेशन की जब प्रोसेस होगी तो गैस बन जाएंगी, गैस में जब डिपोजिशन का प्रोसेस होगा तो वो सॉलिड बन जाएंगी। देखो मेल्टिंग फ्रीजिंग ये आपको पता है, वेपराइजेशन कंडेंसेशन भी आपको पता है। पानी को जमा दोगे तो सॉलिड बन जाएगा, बर्फ़ को मेल्ट कर दोगे तो पानी बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पानी को उबाल दोगे तो गैस बन जाएगी, गैस को ठंडा कर दोगे तो लिक्विड बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर दो नए वर्ड हैं कि अगर कोई चीज़ सीधे सॉलिड से गैस बन रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन, फिर वो वापस से गैस से सॉलिड में बनेगी तो वो होगा डेपोजिशन। अब हम बनाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, रील्स में, मूवीज़ में। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो इस केमिकल रिएक्शन में बेटा आप मास को ना ही तो क्रिएट कर सकते हो ना ही तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये याद रखना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ना तो उसमें आप मास बना सकते हो ना ही तो आप उसमें मास ख़त्म कर सकते हो। तो क्या कह रहा है ये लॉ? ये कह रहा है कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल रहेगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बना है और जो रिएक्टेंट थे उन दोनों का मास हमेशा कैसा होगा? इक्वल। फिर से ये लॉ, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये क्या कह रहा है कि जो टोटल मास होता है किसका? रिएक्टेंट का, वो हमेशा किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब रिएक्टेंट कोई भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास और रिएक्टेंट का मास इक्वल होगा। और इस लॉ को आप कंफर्म कर सकते हो जब कुछ रिएक्शंस को आप पढ़ोगे। जैसे सोडियम सल्फेट में आप बेरियम क्लोराइड को मिलाओगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, जो वाइट प्रेसिपिटेट होगा। तो बेटा यहाँ पर हो रहा है आपका चैप्टर एंड।